आइए सुनते हैं नाटक धामपुर। नाटककार मीराकांत, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आहा, अच्छा हुआ जो ऊपर आ गई सोने। गर्मी है, मच्छर है, कहाँ नहीं है ये सब। जो यहाँ है वो भला बंद कमरों में कहाँ। तारों भरा खुला खिला सा आसमान, बरसों बाद इतने तारे एक साथ देख रही हूँ। वो ध्रुव तारा होगा शायद। ध्रुव तारे, जानते हो तुम सिर्फ इस अंधेरे आसमान में ही नहीं हो, मेरे मन में भी हो। स्मृति के रूप में चमकते रहते हो वहाँ भी। उसी रोशनी में भीगी रहती हूँ मैं दिन रात। ऐसी ही गर्मियों की तारों भरी रात थी वो भी। इसी छत पे थे हम। उस दिन भी ऐसे ही यहीं थी चारपाई। प्रभा बुआ यहाँ बैठी थी चारपाई के बीचों बीच, और मैं यहाँ थी चटाई पर कोई किताब पढ़ रही थी। बीच बीच में अपनी फ्रॉक फ्रॉक, हाँ मैंने फ्रॉक पहनी हुई थी। तब मैं फ्रॉक ही तो पहनती थी, बच्ची जो थी। बीच बीच में अपनी फ्रॉक भी ठीक कर रही थी। पढ़ने में मन जो नहीं लग रहा था मेरा। मन तो प्रभा बुआ की कढ़ाई देखने का था, पर प्रभा बुआ वो तो एक मन से सिर्फ फूल के कांटे बना रही थी। मैंने पूछा, बुआ इतनी सुंदर कढ़ाई कैसे होती है? तो इतरा कर बोली, मैं क्या जानूं, सुई से पूछ। मैं चिढ़ गई थी। मैंने अपना चेहरा अपनी किताब में छिपा लिया था। वो मुस्कुरा रही थी, और ये पता चला तब जब उन्होंने पूछा, कहानी पढ़ रही हो, कैसी है? मैंने तपाक से जवाब दिया, मैं क्या जानूं, किताब से पूछो। और मेरी इस हाजिर जवाबी पर वो ऐसे खिलखिला कर हंसी थी, ऐसे हंसी थी कि उन्हें देख सारे तारे भी खिलखिला उठे थे। फिर उनकी शादी हो गई, मगर उनके लिए तो शादी दिन के बाद आने वाली रात ही बन गई थी। हाय, पता नहीं कैसा हो रहा है आज मन। ये मन भी ना अजीब चीज है। बूढ़े बरगद की तरह इसकी जड़ें बहुत गहरे अंधेरे तक पहुंची होती हैं, आपस में उलझी हुई तहखानों तक। लोग कहते हैं मन की दुनिया होती है। तो अगर मन की एक दुनिया है, मेरा मतलब एक अलग लोक है, तो क्या इसका पाताल लोक भी होगा? मन का भी मन। हाय, पता नहीं मैं ऐसी अजीब सी क्यों हो रही हूँ। सोती क्यों नहीं मैं? क्या आज रात सो नहीं पाऊंगी? क्या इस छत पर ये मेरी आखिरी रात होगी? ये भी कोई बात हुई? अरे भाई, हर लड़की अपने पिता का घर आंगन छत छोड़कर अपने पति के घर जाती है, वही उसका घर होता है। मैं भी कल सुबह अपने घर चली जाऊंगी, तो उससे क्या? हाँ, और कौन सा पहली बार जा रही हूँ? तो फिर मन में आज ये उफान सा क्यों उठ रहा है? उठने दो आज की रात ये उफान। कहाँ होंगी प्रभा बुआ? जब वो चली गई हैं तो मेरे मन से क्यों नहीं जाती? क्यों अपने साये का चेहरा मुझे उन जैसा दिखने लगा है अब? हम शक्ल वैसे थी क्या वो मेरी? बुआ तो थी, पर असल में वो मेरी क्या थी? शायद सब कुछ, या शायद कुछ भी नहीं। अगर वो मेरी कुछ होती तो क्या मुझे मालूम नहीं होता कि आज इस वक्त वो कहाँ है? मेरे परिवार का इतिहास बहुत रोचक है। प्रभा बुआ के पिता
यानी मेरे दादा कालीचरण जी का परिवार हापुड़ में रहता था। उनकी बहन प्राणो देवी दिल्ली के अंबिका दत्त जी से ब्याही गई। दोनों बच्चों यानी कालीचरण और प्राणो देवी के माता पिता बचपन में ही उन्हें एक दूसरे के सहारे छोड़ गए थे। सो शादी के बाद भी प्राणो देवी के प्राण अपने भाई कालीचरण के पास हापुड़ में छूट गए थे। उनके पति अंबिका दत्त जी को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। अरे भाई, अनुभवी थे वो। दो पत्नियों के स्वर्गवास के बाद भी उनके कोई संतान न थी तो क्या। इस बार बिना दहेज के प्राणो देवी से विवाह किया था। खाते पीते परिवार के थे, आटे की मिल के मालिक थे। ऐसे में प्राणो देवी ने जैसे ही अपने भाई काली की याद कर रोना रोया, अंबिका दत्त जी ने झट कालीचरण को सपरिवार दिल्ली बुलाकर आटे की मिल का काम सौंपा। अब बहन प्राणो देवी और भाई कालीचरण का परिवार एक ही मकान में ऊपर नीचे रहता था। कालीचरण जी के 4 बच्चे हुए, द्वारिका प्रसाद, सरोज बाला, प्रहलाद प्रसाद और प्रभा बाला, यानी 2 बेटे और 2 बेटियां। बच्चे जरूर कालीचरण के थे, पर उनकी जिंदगियों पर वर्चस्व रहा उनके फूफा अंबिका दत्त का। खुद अंबिका दत्त जी का सिर्फ एक बेटा हुआ, जिसने उन्हें इस तरह के फैसलों की जिम्मेदारी से मुक्त ही रखा। 8वीं के बाद उसने विद्यालय को सदा के लिए प्रणाम किया और मोहल्ले की दादागिरी का बीड़ा उठा लिया। जल्दी ही उसे मिल के कामों में लगा दिया गया। उसकी दादागिरी की प्रवृत्ति के अनुसार उसे पैसों की उगाही का काम सौंपा गया। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। धीरे धीरे मिल का आर्थिक पक्ष उसकी जेब में समाने लगा। बेचारे कालीचरण जी बही खातों के आधे अधूरे पन्नों को देखते और अपना खून सुखाते। उन्हें तो बरसों पहले तय किया वेतन ही मिलता था। उनकी जिंदगी तो बस बहन प्राणो देवी के स्नेह की छाया में आत्मिक संतोष के साथ कट रही थी। उस घर के बड़े बेटे द्वारिका प्रसाद और बड़ी बेटी सरोज बाला की शादियां फूफा जी ने करवा ही दी थी। द्वारिका प्रसाद यानी मेरे पापा को भी आटे की मिल में जोत दिया गया था। और उसके बाद प्रहलाद प्रसाद ने रणभेरी ही बजा दी। बीएससी में मेरी फर्स्ट डिवीजन आई फूफा जी। अब मैं एमएससी करना चाहता हूँ फिजिक्स में। अरे जितना पढ़ लिया, अब काम से लगो। तुम्हारे एमएससी कर लेने से मशीनें ज्यादा बारीक आटा नहीं पीसने लगेंगी। नहीं फूफा जी, मैं मिल में काम नहीं करूंगा। एमएससी के बाद पीएचडी करूंगा और फिर कॉलेज में पढ़ाना चाहता हूं। खुद मुख्तार होकर जब फैसले लेने का दम भरते हो तो अपने खर्चे तो खुद ही उठा लोगे। कालीचरण, इसकी पढ़ाई लिखाई या इसकी जाती जिंदगी से हमारा या हमारे परिवार का कोई नाता नहीं रहेगा। हाँ, कह दो इससे, या तो कल से आटे की मिल में आकर बैठे या अपनी राह ले। मुक्ति, आटे की मिल से मुक्ति, इतनी आसानी से मुक्ति, इतनी जल्दी। प्रहलाद चाचा ने सोचा भी नहीं था कि वो उस मिल में कोलू के बैल बनने से इतनी आसानी से बच जाएंगे। आर्थिक सहायता नहीं मिली तो ना सही, उन्हें कोई मलाल नहीं था। उन्होंने कुछ ट्यूशनें पकड़ ली। सुबह 6 बजे घर से निकलते और रात को 10 साढ़े 10 बजे लौटते। उनका घर मिल के परिसर में था, पर दुनिया उससे बाहर थी। प्रहलाद प्रसाद की इस दुनिया में परिवार से सिर्फ एक शख्स का आना जाना था, और वो थी उनकी छोटी बहन और मेरी प्रभा बुआ। प्रभा बुआ अपने भाई से कोई 3 साल छोटी थी। पढ़ने में अच्छी थी, पर फूफा जी ने उन्हें सिर्फ 11वीं तक पढ़ने की इजाजत दी और फिर सिलाई का घरेलू कोर्स करवा दिया। पर मन लगता था प्रहलाद भाई साहब की दी हुई पुस्तकों में, किस्से कहानी और उपन्यासों में। प्राणो बुआ से इजाजत लेकर प्रहलाद भाई साहब उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी दिखाने भी ले गए थे। हैरान रह गई थी वो लाइब्रेरी देखकर। आटे की मिल जितनी बड़ी थी लाइब्रेरी। किताबों के रैकों के पास उन्हें अकेला छोड़कर जब भाई साहब दूसरी ओर गए थे तो एक बार को तो वो सहम सी गई थी।
सुनसान कमरे में इतनी सारी किताबों के बीच वो अकेली। बाबा रे, कितनी किताबें! ये सब खुद बताया था मुझे मेरी प्रभा बुआ ने शाम को। लाइब्रेरी के बहाने कभी कभी प्रहलाद चाचा उन्हें थिएटर पर फिल्म फेस्टिवल की कोई फिल्म भी दिखा कर लाते थे। उस फिल्म की सारी कहानी प्रभा बुआ फिर मुझे अकेले में सुनाती थी। यही इसी छत पर प्रहलाद चाचा लेक्चरर हो गए थे। ये उनके जीवन की बहुत बड़ी जीत थी। मगर तभी वो दिन आया। 6 महीने ही हुए थे कि प्रहलाद चाचा कॉलेज के एक ट्रिप पर असम गए। वहां उनके कॉलेज का एक लड़का अचानक फिसलकर नदी की चपेट में आ गया था। प्रहलाद चाचा उसे बचाने के लिए पानी में कूद गए। पीछे से लोग चिल्लाए, बचाओ बचाओ, रुको प्रहलाद, प्रहलाद प्रसाद रुको, प्रहलाद रुको। न कभी वो कॉलेज का लड़का मिला और न प्रहलाद प्रसाद। बेटे के सदमे से प्रभा बुआ की माँ यानी मेरी दादी चल बसी। परिवार का नक्शा बदल गया। प्रभा बुआ की उम्र हाथ से फिसल रही थी। ऐसा प्राणो देवी को लगता था। रिश्ता कहीं बैठ ही नहीं रहा था। उन्हीं दिनों प्रभा बुआ की बड़ी बहन सरोज बुआ के पति यानी उनके दुष्यंत जीजाजी बरेली से आए दफ्तर की तरफ से 6 माह की ट्रेनिंग के लिए। उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना अब प्रभा बुआ के जिम्मे आ गया। मुझे याद है वो दिन। घर के सब लोग रिश्तेदारी में किसी मातम पुरसी में गए हुए थे। मैं माँ के साथ कमरे में थी। माँ मुझे सुलाते सुलाते खुद ही सो गई थी। मैं उनकी पक्की नींद होने का इंतजार कर रही थी। तभी मुझे बैठक के दरवाजे का खटका हुआ। फिर बातों की आवाजें आई। मैं धीरे धीरे उठी और पर्दे की ओट से बैठक में झांका। मैं घबरा गई। ये क्या? दुष्यंत जीजाजी ने प्रभा बुए को कंधे से पकड़कर सोफे पर बिठाया और फिर खुद भी वहीं सटकर बैठ गए थे। प्रभा बुआ ने उठने की कोशिश की तो उनकी बाह पकड़कर वापस बिठा दिया। फिर दूसरे हाथ को उनके कंधे पर रखकर उन्हें घेर लिया। प्रभा बुआ कांप रही थी। जीजा जी, ये ठीक नहीं है। छोड़िए ना जीजा जी, जाने दीजिए मुझे। दुष्यंत जीजा जी और पास सरक आए और फिर बोले, तुम्हारी ये खोई खोई आंखें मेरे ध्यान से उतरती ही नहीं है। जाने क्या क्या सोचकर थकती रहती हो। अरे ये उम्र इतना सोचने की नहीं है। तभी प्रभा बुआ की नजर मुझ पर पड़ गई और उनके मुंह से निकल गया, नित्या। जीजा जी के हाथ ठंडे पड़ गए। मैं चोरों की तरह वहां से भागी और मां के बगल में जाकर लेट गई। प्रभा बुआ शायद उनकी गिरफ्त से निकलकर भागी होंगी। तभी हड़बड़ी में एक स्टूल से टकराई थी और उस पर रखा मुरादाबादी फूलदान झन्न की आवाज करता हुआ जमीन पर आ पड़ा था। मां जाग गई थी। कौन है? ये बिल्ली है क्या? अब मेरे मुंह से निकल गया था, नहीं बुआ है। मगर ये बात मां को बाद में क्लिक हुई थी। पहले तो वो दौड़ती हुई बैठक में गई थी। वहां दुष्यंत जी को बैठा देखकर फिर रसोई में पहुंची तो दीवार से लगकर अपना दिल थामे जोर जोर से सांसें खींचती प्रभा पर निगाह गई। बस तभी उन्हें क्लिक हो गया कि बिल्ली नहीं, प्रभा होगी। और उनके इस ख्याल पर मोहर लगा दी दुष्यंत जी के व्यवहार ने। उसी शाम वो बोरिया बिस्तरा लेकर किसी गेस्ट हाउस में चले गए। अब भला माँ क्यों चुप रहती? उन्होंने फौरन सरोज बुआ को चिट्ठी डालकर बुलाना अपना फर्ज समझा।
पति का मामला था, सरोज बुआ भी भला कैसे रुकती, वो भी फौरन आ धमकी। अब माँ ने उन्हें घेर लिया। ए बीबी, अपना घर बचा कर रखो, मर्दों की नजर का फौरन थोड़े ही पता चलता है। तुम बरेली में बैठी रहोगी और यहाँ जाने तुम्हारे पति की क्या क्या ट्रेनिंग हो जाए। इधर फूफा जी को दिल में ऐसा दर्द उठा कि उनकी आराम पसंद देह ने अपनी अंतिम सांस ली। पिता कालीचरण की उम्र काफी हो चुकी थी, सो ऐसे में सरोज बुआ ने प्रभा बुआ को दिल्ली में रखना अब ठीक नहीं समझा। इसलिए एक छोटे से शहर धामपुर में बतौर हेड क्लार्क काम करने वाले राधे श्याम से उसकी बात पक्की कर दी गई। प्रभा बुआ जब धामपुर पहुंची तो उनके कर्म भी शायद फूट चुके थे। घर के छोटे से मकान में 2 जेठ, 2 जेठानियां, उनके 4 बच्चे, एक अनब्याही ननद पहले ही मौजूद थी। पति राधे श्याम जी खाने पीने के शौकीन। जेठानियां और ननदें या तो रसोई में होती थीं या निंदा रस में डूबी मिलती। आज इसकी बुराई तो कल उसकी बुराई। राधे श्याम दोस्तों की मंडली में खुश थे। अब एक ही आस थी, बच्चे की। राधे श्याम बाबू ने दिल्ली जाकर उनकी जांच करवाई, एक नहीं कई जगहों पर। और जैसे ही डॉक्टरों ने ये इशारा दिया कि कमी पत्नी में नहीं पति में है, तो राधे श्याम बाबू बीच रास्ते से तत्काल लापता होकर वापस धामपुर पहुंचे। फिर न कभी अपनी ससुराल में देखे गए न दिल्ली में। और अब तो उन्होंने अपनी पत्नी से भी कन्नी काटनी शुरू कर दी। इसी बीच एक दिन घर में चोरी हुई। प्रभा बुआ की संदूकची के सारे जेवर गायब हो गए। सिर्फ और सिर्फ बुआ की संदूकची ही खुली पाई गई थी। अब मायके में कहती तो किसे? पिता ने खाट पकड़ ली थी। भाई भाभी ने तो पहले ही दिन समझा दिया था कि सुख मिले या दुख तेरा भाग। अब तक पिता कालीचरण भी इस दुनिया से जा चुके थे। बहुत जल्द प्रभा बुआ तक ये खबर भी पहुंच गई थी कि पति की मौत के बाद सरोज बाला अब मायके में ही रहेंगी। बेटी का ब्याह तो वो पति के रहते ही कर चुकी थी। अब मकान से आने वाला किराया भाई को देकर उन्होंने उसी के साथ रहने में समझदारी समझी। फिर पति की पेंशन भी थी ही। माँ और सरोज बुआ की खूब छनती थी। मेरी दुनिया तो इस छत पर बसने लगी, बस इसी छत पर। मेरी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। रेगुलर कोर्स में एडमिशन नहीं मिला तो मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से जर्मन सीखने लगी। रास्ते में संगीत केंद्र था तो शाम को मैंने वहां संगीत सीखना भी शुरू कर दिया। वहीं मेरी मुलाकात चंद्रमोहन से हुई। वो भी संगीत सीखता था और नाटक कंपनी में काम करता था। लगभग 2 साल की दोस्ती के बाद चंद्रमोहन ने विवाह का प्रस्ताव रखा। चाहती तो मैं भी थी, पर घर वालों का क्या करती, उन्हें कैसे बताती, कैसे मनाती। मैंने प्रभा बुआ को खत भेजा। जवाब में उन्होंने लिखा, देख ले नीलू, जो भी बात घर में करे सोच समझ कर करियो। पापा सुबह शाम माँ को कुछ ना कुछ सुनाते रहते। अंततः वही हुआ जो मुकेश ने समझाया सबको। अरे पापा, आप लोग भी बस लकीर के फकीर हैं। अब इतने दिनों से कह रही है और पसंद है इसे, तो करवा दो फेरे और मुक्ति पाओ। कम से कम दहेज की मांग तो नहीं है। और चंद्रमोहन से मेरी शादी हो गई। फिर मेरी नौकरी लग गई। खाली समय में मैं अनुवाद का काम भी करती। आर्थिक तंगी तो कम होने लगी थी, पर चंद्रमोहन की कमी बढ़ती जा रही थी। आधी रात में वो घर लौटता और सुबह होते जाने की जल्दी। दिन, महीने, साल बीतते गए। कभी कभी मैं चंद्रमोहन से कहती, सुनो जी, अब हमें परिवार को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। अभी हम फादर बनने के मूड में नहीं हैं डियर। 7 साल भी कोई साल हुए। पहले हम ठीक से सेटल हो जाएं। अपने काम में मन लगाओ और काम लो और अनुवाद करो, पैसा कमाओ। और चंद्रमोहन भोर होते ही पैसा कमाने के लिए
रात तक के लिए निकल जाता। मैं अकेली हो जाती तो कभी कभी मायके आ जाती थी, पर यहाँ सरोज बुआ माँ को कुछ ज्यादा ही दुनियादारी सिखाती मिलती थी। भाभी जरा होशियार रहो, नित्या का यूं अकेले बार बार चले आना मुझे जचता नहीं। अरे क्या कहती हो, सब कुछ ठीक होता तो अपना घर बार संभालती। अरे जापा हो या हारी बीमारी में आए तो अलग बात है, पर लड़कियों का यूं बार बार मायके आना भाई अपनी समझ से परे है। मेरी शादी से पहले प्रभा बुआ भी अपनी उजाड़ जिंदगी से उचाट होकर एक कपड़े का थैला लटकाकर कभी यहाँ आ जाती थी तो माँ उनके मुंह पर कहती थी, अरे आओ आओ बीबी, दशहरा तो अपने घर में मना कर आती, अब आई हो तो 5-6 दिन से कम तो रुकोगी नहीं। अरे अपने घर में टिक कर बैठना सीखो, उम्र हो गई अब तुम्हारी। और बेचारी प्रभा बुआ आते ही कट कर रह जाती। नहीं नहीं भाभी, बस कल ही चली जाऊंगी मैं। हाँ, चली जाऊंगी। एक बार रात में उन्होंने मुझे कहा था कि जब जाऊं तो अपनी कोई हैंडलूम की साड़ी निकाल दीजिए, पुरानी ही। पर ये पुरानी बातें हैं, अब तो मेरी शादी को भी 7 साल हो गए। 2 साल पहले ये साड़ी खरीदी थी मैंने उनके लिए, और सोचा था इस बार मिलेंगी तो मांगने से पहले ही दे दूंगी और कहूंगी कि ये मैंने खुद खरीदी है आपके लिए अपनी तनख्वाह से। पर कहते हैं ख्याल भूत की तरह पीछा करते हैं, पर मेरे पीछे तो भूत की तरह ये साड़ी ऐसी लगी कि तब से प्रभा बुआ कभी दिखाई ही नहीं दी, किसी को भी नहीं। और मैं ये साड़ी लिए उनकी राह देख रही हूँ। आखिरी बार जब प्रभा बुआ मुझे मिली थी तो मैं हैरान रह गई थी। ऐसी गर्मियों के दिन थे, दोपहर में एक कपड़े का थैला टांगे जब उन्होंने प्रवेश किया तो मैंने देखा उनके जिस्म की जिल्द रूखी और काली पड़ गई थी, थोड़ी सख्त भी। जाने कितने हफ्तों से नहाई नहीं थी वो। बातों बातों में मैं उन्हें बाथरूम में ले गई थी और वहां उन्हें नहलाया था। फिर अपनी एक पुरानी साड़ी पहनाकर मैं उन्हें यहाँ ले आई थी, इसी छत पर। वो आकर चारपाई पर लेट गई थी। आवारा सड़कें बुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा लगने लगी थी। एक दिन कह उठी थी, मुझे सड़कों पर रहना, चलना और घूमना अच्छा लगता है नीतू, बहुत अच्छा। और खास तौर से सड़क पर रोना। सड़क मेरी है, मेरी अपनी, बस सड़क ही तो अपनी है री, बस सड़क। क्या किसी दिन प्रभा बुआ किसी सड़क के किनारे बैठी रोती मिल जाएंगी मुझे? प्रभा बुआ, कहाँ हो तुम? कहाँ हो प्रभा बुआ? किस सड़क पर ढूंढूं तुम्हें? कहाँ ढूंढूं प्रभा बुआ? मुकेश से पता चला था कि बाद के दिनों में कई बार वो धामपुर से बिना कुछ कहे भी चली आती थी। ऐसे में अगले दिन मुकेश बस अड्डे ले जाकर उन्हें धामपुर की बस में बैठा आता था। महीने बाद फिर चली आती थी। झोला यहाँ रख घंटों बाजार में घूमती रहती, वहीं अपनी सड़क पर। थक कर किसी मुंडेर पर बैठ बाजार की आवाजाही देखती और रात को घर लौटती। सुबह होते ही मुकेश उन्हें जबरदस्ती कह सुनकर
स्कूटर में बैठाकर बस अड्डे ले जाता और वहां धामपुर की बस में सवार करवा देता। फिर वही धामपुर, हर बार धामपुर, बार बार धामपुर। क्या है ये धामपुर? धाम यानी जहां रहा जाता हो, यानी घर, और पुर यानी बस्ती। मैं तो नहीं थी यहाँ, पर सुना है कि आखिरी बार जब प्रभा बुआ अपना झोला टांग कर धामपुर से आई थी यहाँ, तो सुबह के 7 बजे थे। जाने रात को वहां से चली थी या रात बस अड्डे या सड़क पर बिता कर आई थी। आते ही उन्हें वही माँ, पापा और सरोज बुआ के ताने सुनने को मिले। मुकेश ने सख्त लहजे में कहा था, चलो चलो तुम्हें मैं बस में चढ़ाऊं, वापस जाओ धामपुर। और प्रभा बुआ बोली थी, अरे बार बार धामपुर क्या भेजेगा बेटा, अब तो चोला थक गया है, जी नहीं लगता अब कहीं भी। मगर उसके बाद ना वो कभी लौटी, ना धामपुर ही पहुंची, और ना कभी किसी ने उन्हें देखा। जाने कहाँ खो गई होंगी प्रभा बुआ, जाने क्या अंत होगा उनका। पर मैं तो ये हैंडलूम की साड़ी लिए एक उम्मीद के साथ उनका आज तक इंतजार कर रही हूँ, बाहिज उम्मीद के साथ। इंतजार है मुझे सुबह होने का, प्रकाश का। ये प्रकाश मन की सरहदों तक आकर क्यों ठिठक जाता है, भीतर क्यों बना रहता है सदा ही एक छुटपुटा सा अंधकार और प्रकाश का छुटपुटा, यानी सांध्य वेला, यानी शाम। मन में एक शैडो वॉर सी चलती रहती है, कब तक रहेगी, कब तक? क्या जिंदगी भर? क्या जिंदगी भर? इंतजार है मुझे एक भरे पूरे दिन का, एक ऐसे दिन का जो अजनबी ना हो। प्रभा बुआ, उनके तो दिन और रात दोनों अपेक्षित थे, फिर भी जाने क्यों लगता है कि रातें ही उन्हें अपनी लगती होंगी। क्या उन्होंने सोचा होगा कभी कि इस काली रात को रगड़ कर नहला दूं और गोरा करके बना लूं इसे अपना दिन? चलो, नीचे नाश्ते की तैयारी शुरू हो गई होगी। नाश्ते के बाद मुकेश मुझे बस अड्डे ले जाएगा, धामपुर की बस नहीं, मेरा मतलब गाजियाबाद की बस में बैठाने के लिए। वो मुझे किसी और बस में बैठने नहीं देगा, ठीक उसी बस में बैठाएगा जो मुझे गाजियाबाद पहुंचा सके, मेरे धामपुर। हाँ, जानती हूँ बसों की मंजिलें अक्सर तय होती हैं और वो यात्रियों को तयशुदा मंजिलों तक ही पहुंचाती हैं, पर मेरी बस, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगी क्या? कहीं बीच ही में तो नहीं उतर पड़ूंगी? क्या पता, ये तो बस में बैठने के बाद ही समझ में आएगा। चलो, पहले उन लोगों से तो विदा ले लूं जो घर की बेटियों को हर हालत में बदस्तूर धामपुर की बस में बैठा आते हैं, जबरदस्ती, हर बार, बार बार, लगातार। अभी आप सुन रहे थे मीराकांत का लिखा नाटक धामपुर। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।